अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। अल्लाह का बंदा अल्लाह से जा मिला। अली लारजानी ईरान की अहम शख्सियात में से एक थे। सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह थे। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद 28 फरवरी को कई आला अफसरान को शहीद किया गया था। उनमें से चंद सीनियर ऑफिसर बच गए थे जो कि ईरान की सिक्योरिटी और जंगी सूरत हाल को फ्रंट से लीड कर रहे थे, लेकिन इसराइल की जानिब से उन्हें भी शहीद कर दिया गया। शहीद अहमदी निजात की एक बात यहाँ कोट करना चाहूँगी। उनका कहना था कि हमने एक यूनिट बनाया जिसका काम सिर्फ इसराइल पे नज़र रखना था, और एक अरसे के बाद हमें पता चला कि उसका सरबरा मूसाद का एजेंट निकला। जिस तरह एक के बाद एक ईरानी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर ईरान भरपूर रिटेलिएट कर रहा है। तल अवीव में भी हमने देखा धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, मिसाइल गिराए गए, इसराइल के कई सूबों को टारगेट किया गया, लेकिन किसी आम शख्सियात की हलाकत जो है वो इसमें वाज़ेह नहीं हुई। पहले बताया जा रहा था कि नेतन्याहू को हलाक कर दिया गया है, उनके भाई जो हैं वो जहां बक हो गए हैं। फिर साथ ही साथ अगर बात करें उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी आर्मी चीफ की, फॉरेन मिनिस्टर की, इस वक्त ईरान की जानिब से टारगेट तो किया जा रहा है, मिसाइल भी दागे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी अहम शख्सियत को अगर मैं बात करूं इसराइल की, उसे अब तक टारगेट करने में ईरान जो है वो नाकाम रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अब नेटो को पुकार रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने में हमारी मदद की जाए, और वाज़ेह रहे फ्रांस ने भी मना कर दिया है कि हम किसी भी किस्म की जंग में जो है वो शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। एक के बाद हमने देखा कि यूरोप ममालिकीन जो हैं वो अमेरिका को मना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेबस नज़र आ रहे हैं, और अब इसका एक सबूत भी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था चीन का, अब वो मनसूख कर दिया गया है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जंग सिर्फ एक हफ्ते की है, फिर कहा गया कि चंद हफ्तों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया क्या इस हफ्ते जंग ख़त्म हो सकती है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस हफ्ते नहीं, कुछ अरसा लगेगा और हम इस जंग को जीत जाएंगे। ईरान की अगर बात की जाए तो इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो पुरअज़म है, अपनी क़यादत के साथ मौजूद हैं, खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ईरान की पॉलिसी देखें तो उनका प्रोसीजर इस तरीके का होता है कि अगर कोई शख्स, कोई आला ऑफिसर जो है वो शहीद हो जाए तो उनका जो दूसरा जानशीन होता है वो फिलफौर मुकर्रर कर दिया जाता है। उनकी हयाती में ही उनके जानशीन जो हैं वो मुकर्रर कर दिए जाते हैं। इसमें मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब, इनके हमरा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब, और ईरान से हमें ज्वाइन किया है इस्लामिक स्कॉलर हैं हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं फवाद सिद्दीकी साहब का। फवाद साहब, एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अली खामनेई के बाद ये दूसरी बड़ी शहादत है अली लारजानी की। क्या समझते हैं आप कि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का लैकनेस है कि वो अपने सरबराहान को, आला ऑफिसर्स को जो है वो महफूज पनाहगाहें फराम नहीं कर सकते? ऑल दो आयतुल्लाह अली खामनेई कह चुके थे कि मैं किसी बंकर में नहीं जाऊँगा जब तक मेरी आवाम के लिए कोई महफूज पनाहगाह फराम नहीं की जाती। क्या कहेंगे इस पर? है कि जो जिस किस्म का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो इसराइल का ईरान में मौजूद है, इससे पहले भी आपने बाहरा देखा कि किस किस्म का पिन पॉइंट टारगेटिंग जो है वो ईरान की आला क़यादत की गई। जिस तरह इसमें इनके सुप्रीम लीडर जो है उनकी शहादत हुई, और अभी अली लारजानी जो है वो शहीद हुए। देखिए, ये एक एथिक्स ऑफ वॉर जो है उस पर इस किस्म की जो हमले क़यादत पे होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन क्योंकि इस वक्त इजराइल की डेस्परेशन जो है वो नजर आ रही है, और वो उसने पहले ही ये इंदिया दे दिया था कि जो इस वक्त की क़यादत है ईरान को, उसको वो टारगेट करेंगे ताकि वहाँ जो रजीम चेंज का साइकिल है वो पूरा हो सके, और वो उनकी अपनी पपेट गवर्नमेंट जो है उसको वो ला के वहाँ बिठा सकें। लेकिन उनकी ये जो प्लान था उस पे बहुत ज्यादा जो है वो काम नहीं हो पाया, कि जो कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ये समझ रहे थे कि तकरीबन एक हफ्ते के दौरान जब इनकी आला क़यादत को निशाना बनाया जाएगा तो पूरा जो हुकूमत का पैराडाइम है ईरान का वो बैठ जाएगा, और जो रजीम चेंज है वो बहुत आसानी से जो है वहाँ हो पाएगी, और वहाँ इजराइल निजात जो गवर्नमेंट है वो उसको नवाज गवर्नमेंट को वो वहाँ इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन ये आपने भी देखा और हमने भी देखा कि ईरान और अमेरिका का जो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद ईरान जो है इस दफा बहुत ज्यादा
प्लानिंग के साथ उभर के आया है जी और उसने जो पिछली दफा जो कोताहियां थी अपने डिफेंस में और अपने अटैक की स्ट्रेटेजी में, उसको उसने दूर किया है। और आप देखें कि जो वॉर का जो रिजल्ट है उसका इनिशिएटिव अब ईरान के पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। हासिफ मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज, ये बताइएगा, अली लारजानी की शहादत के बाद क्या हम देखेंगे कि ईरान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है? क्योंकि तल अवीव में और दीगर सूबों में जो है वो ईरान रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन किसी भी आला ऑफिसर को जो है वो जांबाग हलाक करने में नाकाम रहा है। और इस वक्त ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये भी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त दिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, अली लारजानी की जो शहादत है उससे जो है ना कितना नुकसान हुआ है ईरान को। यकीनन बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी, ताकतवर तरीन और शहीद रहबर की करीब तरीन जो है शख्सियत थी, उनके बहुत ही करीबी साथी थे। उनकी शहादत अपनी जगह, लेकिन उनके बाद उनकी जानशीनी के लिए जो है ना ऑलरेडी पहले से ये प्लान जो है ना तैयार किया हुआ है ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से, और पहले से उनके जानशीन मौजूद है। अगर नुकसान की बात की जाए या कमज़ोर होने की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह रहबर मुअज़्ज़म को शहीद किया गया, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, जी तो लोगों ने ये सोचा था, और बिलखुसूस ट्रंप हुकूमत और इसराइल सेनियों ने ये सोचा था कि अब हुकूमत हमारे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ईरान की लीडरशिप को हमने टारगेट किया। 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर अंदर हम अपनी जीत का ऐलान करेंगे, ट्रंप ने ये सोचा था। लेकिन जैसे ही रहबर शहीद हुए उसके तकरीबन कुछ दिन बाद ही उनके जानशीन को जो है ना मुकर्रर किया गया। बिल्कुल। वो पहले से ऑलरेडी चीजें तैयार होती है, और इस दफा भी ऐसा ही है। कमजोर होने की बात नहीं लेकिन है, हाफिज, ये नुकसान है, बिल्कुल बताइएगा नुकसान कि है, आला है। अफसरान और वो भी वो शख्स जिनका सियासत में भी एक नाम रहा हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के आयतुल्ला अली खामनाई के बाद ये दूसरी फेमस पर्सनालिटी थे ईरान के, तो इनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या कोई लैकनेस की गई है? देखिए, सिक्योरिटी का अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो सबसे पहली बात, ट्रम्प की तरफ से या अमेरिका की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि इनकी जो भी इतलात फराम करेगा, $10 मिलियन का ऐलान किया गया था। जो भी 10 अफराद को निशानदेही की गई थी कि 10 अफराद में से किसी की भी इतलात मिल जाए, कोई भी देता है तो $10 मिलियन उनको हम दे देंगे। जैसे ही उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ, और मर्द मुजाहिद अली लारजानी की तरफ से जो है ना इसी पिक्चर को, इसी ट्वीट को उन्होंने जो है ना स्क्रीनशॉट लिया और अपने ट्विटर अकाउंट में अपनी शहादत से 2 दिन पहले उन्होंने अल-कुद्स रैली में शिरकत की। शिरकत करने के बाद वहां पे उन्होंने इमाम हुसैन के इस जुमले को कोट किया कि इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वलल हयात इल्ला मअज़ ज़ालिमीन इल्ला बरमा, यानी मैं मौत को सआदत समझता हूं और जालिमों के साथ जिंदगी करने को जो है अपने लिए नंगवार समझता हूं, अपने लिए जिल्लत समझता हूं। उन्होंने ये कोड, ये वर्ड जो है, ये कौल इमाम हुसैन को कोड किया, और वो अवाम के सामने निकल के आए विदाउट सिक्योरिटी। वो अल-कुद्स रैली में उन्होंने शिरकत किया। दूसरे भी हुकूमती जो है अफराद हैं, उन्होंने शिरकत की। अंदर की जो है कुछ इंटेलिजेंस इश्यूज की वजह से जो है ना, जब भी लीडरशिप के ऊपर हमला हुआ है, जो दाखिली दुश्मन है जिनको इसराइल इस्तेमाल करता है या अमेरिका इस्तेमाल करता है, कुछ पैसों के ऊपर, जिनको फारसी में कहा जाता है वतन फुरूश, ठीक है ना, उनकी वजह से जो है ना क़यादतों की शहादत हो पा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपके वक्त का। ये जानना चाहूँगी आपसे कि माजी में हमने देखा था कि ईरान का जो झुकाव है वो भारत की तरफ था, और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ इस तरीके से जो सफारती ताल्लुकात थे वो ईरान के माजी में नहीं थे, और भारत जो है वो मुसाद की लॉबी है और इस वक्त ईरान में मौजूद है। कि यही वजह है कि ईरान रिटेलिएट तो कर रहा है, लेकिन किसी भी आम शख्सियात को, इसराइली शख्सियात को टारगेट करने में नाकाम रहा है, और अपने जो आला अफसरान है ईरान के वो शहीद हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ने भी उसका थोड़ा सा तज़किरा किया कि जो ईरान की कुर्बानी देने की अहलियत है, मुझे हैरत है कि इससे बेखबर क्यों है इसराइली भी और अमेरिकन भी। अगर आप तो शायद आपको याद हो या ना हो, जो इराक और ईरान की जंग हुई थी उसमें इतनी शहादतें हुई थी कि इनको अपने 12-12, 14-14 साल के बच्चों को जंग में भेजने की जरूरत पड़ गई थी। फिर आपने पिछले साल देखा कि कितनी तबाही की, उस वक्त भी इनकी टॉप लीडरशिप इन्होंने खत्म कर दी, कोई फर्क नहीं आया उनके मोराल के ऊपर। तो ये जो है मुसलमानों में वैसे ही ये जज्बा का, फिर अहले तशी में ये जज्बा खासकर ज्यादा उजागर है। और हजरत इमाम हुसैन की
को ये फॉलो करते हैं। और आपको मालूम है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें बिल्कुल। साफ नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है, उसके बावजूद उन्होंने वो कुर्बानियां दी। तो मेरा ख्याल है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने भारत की बात की, लेकिन जिसने भी भारत के साथ दोस्ती गाड़ी है आखिरकार वो पछताया है। हमने बचपन में, आपकी तो उम्र कम है, अफगानिस्तान का तो हमने हाल हम देख ही रहे हैं लोधी साहब जी जी। जी, तो बहुत पहले जो है वो हुआ ये कि चीन और भारत का एक नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद आप देख लें कि क्या हुआ, किस तरीके से इन्होंने रूस को एक तरीके से छोड़ा, अभी कैसे ये अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ इन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत पहले बढ़ाया था, उसका क्या असर हुआ, अभी दूसरी दफा प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, इसका असर भी आपको चंद रोज में नजर आ लेकिन क्या जाएगा। ये कहना गलत तो होगा कि इस वक्त ईरान में भारतीय और मुसाद मिलके काम कर रहे हैं, और जिस तरह की हलाकतें सामने आ रही हैं, जो आला अफसरान शहीद हो रहे हैं, इस पे भारत और मुसाद मिलके काम कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो आखिरी विजिट था मोदी का और जो नेतन्याहू की इनकी आपस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो इनके बॉडी लैंग्वेज थी और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरीके की दोस्ती का इजहार किया, वो तो बिल्कुल अया है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि रॉ और मुसाद अब बिल्कुल एक मिले हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लेकिन ये भी हमें खबर होनी चाहिए कि मुसाद और CIA भी उसी तरीके से मिले हुए हैं। तो एक ये ट्रायंगल है टॉप जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया की, उनका। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से जी। अपनी लीडरशिप को आगाह करूंगा और थोड़ा सा कॉशन करूंगा कि होशियार रहें। इनका ये जो डीप कैपिटेटिंग स्ट्राइक करने का नया इन्होंने वतीरा निकाला है, इससे हमें भी सबक सीखना चाहिए सही। और इस तरीके से हमें इसका विक्टिम नहीं बनना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है। फवाद साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नाकाम रहे हैं, और अब यूरोप ने भी मना कर दिया है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। पहले तो लाचारी और बेबसी नज़र आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि नेटो ने मेरी मदद नहीं की, और ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा तो फिर हम देखेंगे कि अमेरिका की जानिब से एक बार फिर जारियत की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अब अमेरिका इस जंग को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा, लेकिन जिसका इजहार आपने देखा ईरान हुकूमत ने किया है कि अब क्योंकि जिस किस्म की इजराइल और अमेरिका ईरान की जो तवानाई के मराकज हैं उन पे हमला कर रहा है, तो ईरान ने जवाबन जो है ये तंबीह की है कि अगर ये हमले जो है तवानाई के मराकज पे होते रहे तो ईरान भी मजबूर होगा कि वो अमरीकी जितने और इजरायली इंटरेस्ट हैं और जो उसके एनर्जी इंस्टॉलेशन है इस खत्ते में, उनको निशाना बनाए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर वैसे भी इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में वो बढ़ रहा है। आप देख रही हैं जिस तरह ऑयल की प्राइसेस हैं वो बतरजीद बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि जो उसके हवारी थे, जिसमें आपने सही बताया कि यूरोप है, नेटो है, बाकी जो ममालिक हैं, उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया है। और इसके अलावा भी जो बहरी बेड़ा जो अमेरिका का वो इस सिलसिले में यहाँ मौजूद था, वो अब वो वापसी का उसने सफर बांध दिया है। तो ये किस्म की अमेरिका को अब दीवार पर जो रोशता दीवार है वो पढ़ लेना चाहिए कि अब अमेरिका जो है इस मुहिम जोई में अकेला होता नजर आ रहा है। और जिस तरह आपने देखा कि अब अमेरिका की अपनी हुकूमत से जो है वो आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया वो इजराइल की ईमा पे किया। जिस तरह आपने देखा कि उनके पिछले दिनों एंटी टेररिज्म के जो डायरेक्टर है, जो कि ट्रम्प ने खुद तैनात किए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने की एक ही वजह थी कि अमेरिका जो है वो इजराइल की जंग इस खित्ते में लड़ रहा है, जो कि शायद अमेरिका के इंटरेस्ट को जो है वो नुकसानदेह हो। बिल्कुल ठीक है। आसिफ, ये बताइएगा कि इस वक्त ईरान में क्या सूरत हाल है? डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मौजूद है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो ज़ख्मी हैं, वो मंजर आम पे भी नहीं आए। अलबत्ता उनका एक ऑडियो पैगाम जो है वो जारी किया गया था ईरानी अवाम के लिए। इस वक्त क्या सिचुएशन देखने में आ रही है? जी देखिए, अगर ईरान की करंट जी आसिफ। जी
जी, अगर ईरान के करंट सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो आज भी 2-3 हमले क़ुम सिटी में जो है ना साइड एरियाज़ में आज भी हमले हुए हैं, हमने आवाज़ें सुनी है। और उसके अलावा ईरान की नई लीडरशिप आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई की बात की जाए तो बिल्कुल वो ज़ख्मी है और जब हमला हुआ था उनके फ़ादर के ऊपर, उसी दौरान जो है ना वो थोड़े बहुत ज़ख्मी हुए थे, अभी भी ज़ख्मी हालत में है। लेकिन वो खैर आफ़ियत के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी जान को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ज़िंदा सही सालिम है। और इस वक़्त आप यकीन माने अमेरिका ने ये नारा बुलंद किया था कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप का ये नारा था कि हम ईरान को दोबारा से ग्रेट बनाएँगे और उनका ये नारा था कि ईरानी पब्लिक को हम आज़ादी दिलाएँगे, ईरानी बच्चों को हम आज़ादी दिलाएँगे। तकरीबन जब से जंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि जंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं कि पब्लिक प्लेसेस को निशाना ना बनाया जाए। लेकिन अमेरिका ने हमेशा फ़रेबकारी से काम लिया है, मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने हमला किया और ईरान ने जो है ना भी फिर जवाबी कार्रवाई पे ईरान मजबूर हुआ और पब्लिक प्लेसेस पे अल-कुद्स रैली पे हमला हुआ, हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ। मैं खुद ऐनी गवाह हूँ, यहाँ मौजूद हूँ ईरान में। एक स्कूल था छोटी बच्चियों का, जो तकरीबन 8 से 10 साल छोटी बच्चियाँ जिस स्कूल में सुबह जाती है पढ़ने के लिए, मीनाप नाम का स्कूल है, 170 प्लस जो है छोटी बच्चियों को टारगेट किया गया। अब वो बताए ना कि मेक ईरान ग्रेट अगेन नारा कहाँ चला गया। ये एक उनकी फ़रेबकारी है, एक धोखा है, अभी भी सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले ही किसी घर के ऊपर हमला हुआ है। ईरान में जो है ना बहुत सारे पब्लिक के घरों पे हमले हुए हैं। हॉस्पिटल के ऊपर हमला करना, स्कूल्स के ऊपर हमला करना और इस तरह पब्लिक प्लेसेस पे हमला करना, ये कौन सी आज़ादी है? तो इससे जो है ना हमें समझना चाहिए कि ये अमेरिका, ये सहूनी सिर्फ ईरान की दुश्मनी नहीं, आपने कहा कि मुज्तबा ख़ामनाई साहब ज़ख्मी ज़रूर हैं लेकिन वो खैर आफियत से हैं, तो इस वक्त इस पूरे प्रोसीजर को लीड कौन कर रहा है? इस जंगी सूरत हाल में फ्रंट पे कौन है? देखिए, फ्रंट पे आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ही है। वो ज़ख्मी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी हॉस्पिटल में है या जो है ना वो एडमिट है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ्रंट पे आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ही है। ईरान की नई लीडरशिप ही ईरान को लीड कर रही है, हुकूमत को, और जितने भी अफ़वाज है उनको जो है ना ईरान की लीडरशिप ही लीड कर रही है। उनके मुशीर हज़रात हैं वो लीड कर रहे हैं, वो खैर आफ़ियत से हैं, वो ही लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। लोधी साहब, रशिया जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है ईरान को, इस पे भी आपका तज्जिया लेंगे। और इसका रशिया को एक फ़ायदा ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने के बाइस रशिया से अब तेल ख़रीदा जा रहा है। इस तरह तो रशिया की मईशत भी मजबूत होगी और साथ ही जिस तरीके से यूक्रेन पे हमले किए जा रहे हैं, रशिया हमले कर रहा है, तो वो भी रशिया के लिए एक तरीके का फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर यूक्रेन की ज़्यादा ढिठाई या पिटाई होती है तो फिर अमेरिका को बहुत तकलीफ होगी। क्या कहेंगे इस पर? लोधी साहब, आपको भी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? जी जी नहीं, सुन ली है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये असल में तो अमेरिका को पहले से ये चीज सोच लेनी चाहिए थी कि इस पूरे मामले का फायदा किन मुल्कों को होगा। साफ ज़ाहिर है कि रूस को होगा, चीन को होगा। अमेरिका को खुद भी थोड़ा सा फायदा इस लिहाज से है, साफ ज़ाहिर है कुर्बानियां तो जो उनकी हो रही हैं वो हो रही हैं। उनका जो तेल निकालने की लागत है वो उनको तब सूट करता है, तेल की कीमत जो कि $100 के लगभग हो, जो कि अभी हो गई है। तो ये ना समझे कि अमेरिका को इसका फायदा नहीं है। साफ ज़रा नुकसान खलीजी ममालिक को है, नुकसान उन ममालिक को है जो यहाँ से तेल हासिल करते थे और अच्छे दामों लेते थे। लेकिन अभी ओवरऑल सिचुएशन इस किस्म की हो गई है कि जिसको अगर मैं ये कहूँ कि एक खास लेवल का स्टेलमेट पैदा हो गया है कि जो जितनी तकलीफ पहुंचाई जा रही है ईरान को, उसकी एक लेवल सेट हो गई है, वही तकलीफ जारी है। साफ जरा जब कभी कोई बड़ा रहनुमा शहीद किया जाता है तो वो जरा तकलीफ बढ़ती है। ईरान जिस किस्म के जवाबी हमले कर रहा है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है इसराइल को भी। और ये जो जहाँ जहाँ इनके बेसिस थे अमेरिकन, ये नजदीक के जितनी खलीजी ममालिक हैं, तो तेल की तनसीबात जब से टारगेट होना शुरू हुई है, दुनिया को भी तकलीफ होना शुरू हुई है। तो इसके जो मेन बेनिफिशरीज हैं, आप ठीक कह रहे हैं, रशिया है, अमेरिका खुद है और किसी हद तक चीन हो सकता है, इसलिए कि चीन बगैर लड़े उनका दुश्मन जो है वो जख्मी हो रहा है, डाउनग्रेड हो रहा है, तो उनको ये फायदा है। लेकिन बाकी दुनिया को तकरीबन नुकसान है, ईरान को भी नुकसान है, खलीजी हुकूमतों को भी नुकसान है और इसराइल को भी नुकसान है। तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये जंग बंद हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं। अगर तो ये जंग होती ना स्टेट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक, फिर तो हम जैसे लोग आपको कोई इंडिकेशन दे सकते थे कि जंग की क्या नौयत है और ये कब खत्म होने का इम्कान है।
लेकिन जब तक ये जंग ऐसे लोगों के हाथों में है जिनकी अना और जिनकी जिद और नौयत की है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात मुझे मालूम है जी कि अमेरिका जो है ये तो बर्दाश्त कर लेता है सुबकी, आपने देखा कि वियतनाम में भी, अफगानिस्तान में भी और जगहों पे भी, लेकिन आज तक इसराइल ने सुबकी बर्दाश्त नहीं की है, सिवाय पिछले साल के जब इन्होंने ईरान पे हमला किया था। अब देखते हैं कि इस दफा वो क्या करते हैं। तो ये जो जिद है ये टूटेगी जब, तब जाके बात होगी। एक बात का मुझे यकीन है कि जो जज्बा ईरानी कौम में है वो ना खत्म होने वाला है। अगर कोई ये समझता है कि जी। इनको बहुत ज्यादा सजा देने के बाद ये कोई हैंड्स अप कर देंगे या घुटने टेक देंगे, इसका कोई इम्कान नहीं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अमेरिका जो चाहता था कि रजीम चेंज आए ईरान में, अब वो तो नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। फवाद सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि गल्फ कंट्री में जो अमेरिकन अड्डे मौजूद थे वो बेसिकली इनकी हिफाजत के लिए थे, लेकिन जिस तरीके से इंटरसेप्शन बैटरीज ख़त्म हो गई और वो बैटरीज जो हैं वो इसराइल मुंतकिल कर दी गई, तो अब गल्फ कंट्री भी ये सोच रहा है कि हमने अमेरिका को अड्डे किसी दूसरे ममालिक में हमला करने के लिए दिए थे या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए दिए थे। अब गल्फ ममालिक जो है ये सोचने पे मजबूर हो क्या होगा। जी बिल्कुल वजह बात है आपकी खदीज साहब। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अड्डे जो है वो लिए थे, वो इसी बुनियाद पे लिए थे कि जब कभी भी इन ममालिक को जो है वो जंग के खतरात हों तो उनकी हिफाजत के लिए अमरीकी अफवाज जो है वहां मौजूद रहेंगी। लेकिन ये उल्टा हुआ और इन ममालिक ने देखा कि ये जो जंगी अड्डे जो है मिडल ईस्ट में बनाए थे, ये दौरे जो है इनकी ऑप्शंस मौजूद थी कि जो कि शायद उस वक्त वहाँ जो इन्फ्लुएंस हो रहा था चीन का, उसको कटेल करें, ईरान को काउंटर करना। और आपने देखा कि ये सारी चीजें जो है वो हवा में उड़ गई और ये मिथ खत्म हो गई कि जी खलीजी ममालिक जो है उनको अमरीकी अड्डे जो है वो हिफाजत प्रोवाइड करेंगे। जी लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी हुआ कि अब जो है शायद खलीजी ममालिक जो है उनको इस चीज का इदराक हो रहा है कि हमने जो दोस्ती का हाथ अमेरिका और उसके हवारियों को बढ़ाया था वो शायद फायदेमंद से ज्यादा नुकसानदेह होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो मिडिल ईस्ट है और उनके जो कंट्रीज हैं वो अब अमेरिका को ज्यादा इन्फ्लुएंस खत्ते में करने ना दें, जिसका इजहार बाहर कुछ मुल्कों ने किया है कि जो इन्वेस्टमेंट वो अमेरिका में कर रहे थे अब शायद उसको वो इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ साथ एक मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में ये भी बात करता हूं कि अब खलीजी ममालिक को इस चीज का एहसास हो रहा है कि जो मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई हुआ था उसमें भी जो ये ममालिक है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में देखें कि ये मुआहिदे में जो है वो खलीजी ममालिक। चाहूंगी क्योंकि दफाई मुआहिदे का आपने जिक्र किया है, अगर दोबारा ईरान जो है वो मिसाइल दागता है सऊदीया में तो फिर पाकिस्तान का भी मौकफ सामने आ सकता है। इस सिचुएशन में क्या तज्जिया करेंगे? जी देखिए पाकिस्तान का ऑलरेडी मौक़िफ़ सामने आ गया है जिसके बारे में ईरानी हुकूमत ने भी और सऊदी हुकूमत ने भी जो है वो जो बयानबाजी जो है वो की है। ईरान ने भी ये बात की है कि जी हम उस वक्त तक हमले इन ममालिक पे नहीं करेंगे एक चीज कि जब तक के उनकी जो अमरीकी वहाँ बेसिस हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, एक चीज। दूसरी चीज पाकिस्तान ने जो खास तौर पे सऊदी अरब का और ईरान के दरमियान एज अ ब्रिज काम किया है और ये बावर ईरानी हुकूमत को कराया है पाकिस्तान ने कि जी आप की ये जो हमले सऊदी अरब में होंगे तो ये शायद हमारे लिए, खित्ते के लिए और हमारे अपने जो ताल्लुकात हैं ईरान और पाकिस्तान के, उसमें भी जो है ये असर डाल सकते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि ईरानी हुकूमत ने जो सऊदी अरब में जो हमले हैं उन पे बहुत ज्यादा कमी हुई है और कुछ हमलों के बारे में तो ईरान ने जो है वो लाइल्मी का भी इजहार किया है कि वो हमारी तरफ से नहीं हुए। इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें शायद कमी आती जा रही है। बहरा ईरानी हुकूमत ने जो है वो वहाँ
की जो ममालिक हैं उनसे माफ़ी भी जो है वो मांगी है कि जी हम शायद आपस में अगर हम एक ना हुए तो जो सहयोनी क़ुव्वतें हैं और अमेरिका और उसके हवारी ख़ास तौर पर इजराइल जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और ऑलरेडी जो दरार इस वक्त मुस्लिम उम्मा में है उसको बहुत ज़्यादा तवालत दे। बिल्कुल ठीक है। आसिफ, ये बताइएगा कि एक के बाद एक सीनियर ऑफिसर को शहीद किया जा रहा है, आपके पास क्या इतलात हैं? क्या कुछ वक्त बाद हम देखेंगे कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात कर लेगा, अमेरिका से बातचीत हो सकती है? और मिसाइल का कितना ज़ख़ीरा जो है वो इस वक्त मौजूद है? ये भी बताया जा रहा था कि कई ऐसे मिसाइल हैं जो अब तक इस्तेमाल ही नहीं किए गए। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो अभी जो ईरान की नई लीडरशिप है आयतुल्ला सैयद मुज्तबा ख़ामनेई, उन्होंने अपने पहले बयान में सबसे पहले मुज़ाकरात का तज़किरा किया और मुज़ाकरात न करने का अज़म किया है कि हम जो है किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने 2-3 दफ़ा ये किया हमारे साथ कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ईरान हमारे साथ डील कर ले। जब हम मुज़ाकरात के लिए टेबल टॉक पे बैठे और मुज़ाकरात के दरमियान ही अमेरिका ने हमारी जो है ना पीठ पीछे जो उन्होंने वार किया, वादा खिलाफ़ी की, तो हम इस दफ़ा जो है मुज़ाकरे के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि इस दफ़ा जब तक जो बच्चियों को इन्होंने मारा है इनका बदला नहीं लिया जाएगा और जितना नुकसान हुआ है ईरान का, तेहरान में नुकसान हुआ है, इस्फहान में नुकसान हुआ है, क़ुम सिटी में नुकसान हुआ है, जितना हमारा नुकसान हुआ है, जब तक उस नुकसान का अज़ाला नहीं करेगा अमेरिका, या हम खुद जो है उस नुकसान को लेंगे अमेरिका और इसराइल से, या अगर वो नहीं देते हमें या हम नहीं ले पाते, तो हम उतनी ही तबाही अमेरिका और इसराइल के अंदर करेंगे जितनी उन्होंने तबाही की है। जितनी उन्होंने हमारा जितना नुकसान किया है हम उतने ही नुकसानात करेंगे। और अगर मिसाइल के हवाले से बात की जाए तो देखें, आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि मिसाइल जो अभी अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के जो अड्डों के ऊपर इसराइल के ऊपर मारे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, वो उनका जो एक लतीफ़े के तौर पे जो है ना यहाँ पे बात की जाती है कि वो पुराना जो कोटा पड़ा हुआ है मिसाइल का वो मारे जा रहे हैं। अभी नित नए जो मिसाइल है, मिसाइल फत्ता है, मिसाइल सिजील है, इस्लामिक नाम रखे हुए हैं, अजीब व गरीब किस्म के नित नए मिसाइल अभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। एक मिसाइल बताया जाता है कि 40 टन उसका वजन है, अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर 40 टन देखें ना, 40 टन अगर इसी तरह सरिया जो है ऊपर से किसी शहर के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर गिराई जाए तो वो पूरा हो जाएगा। 40 टन वजन का जो है ना मिसाइल रखा हुआ है अभी, तो अभी वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन नज़दीक है कि वो भी जल्द जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ईरान की बहुत ही अहम शख्सियत अली लारिजानी और इतलात के जो सरबराह है, का बदला लिया जा सकता है, वो भी जोरों शोर से। जी जी, जोर शोर से लिया जा सकता है जी, बिल्कुल तैयार है जी यहाँ पे सब। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद आसिफ साहब, हमारे वक्त का। लोधी साहब, आप और फवाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही प्रोग्राम में रहिएगा। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।